बिहार के किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस मामले को लेकर 60 अरकान पार्लियामेंट ने मरकज को खत लिखकर फंड रिलीज करने की मांग की है। अरकान पार्लियामेंट ने मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण से 127 करोड़ रुपए कैंपस के लिए जारी करने का मुतालबा किया। 8 साल कबल 136 करोड़ रुपए का फंड किशनगंज एएमयू सेंटर के लिए रखा गया था, जिसमें से सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही अब तक जारी किए गए। किशनगंज के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण को अरकान पार्लियामेंट के दस्तखत वाला खत सौंपा। मरकजी हुकूमत के जरिए लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से 21 साल करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। खासकर मुस्लिम लीडरान और मुस्लिम तंजीमें हुकूमत के इस फैसले की मुखालफत कर रही हैं। पेश रिपोर्ट। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से 21 साल करने को लेकर तनाजा बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम तंजीमें लड़कियों की शादी की उम्र में इजाफे की मुखालफत कर रही हैं। जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर लड़की लड़के की उम्र की बराबरी करनी है तो फिर शादी की उम्र को घटाना चाहिए था। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि अगर 18 साल में वोट देने का हक हासिल है और कोई भी मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले सकता है तो फिर शादी भी कर सकता है। देखिए, हमारा कहना यह है कि लड़कों की भी 18 कर देनी चाहिए थी। लड़कियों को 18 से 21 करना से बेहतर ये था। वो लोग ये दलील देते हैं कि लड़कों और लड़कियों में फर्क क्यों है, ये सिनफी नाबराबरी, इसको खत्म करना चाहते हैं और बराबर एक करना चाहते हैं। तो बजाय लड़कियों का 21 करने के लड़कों का आप 18 कर देते। 18 में आप वोटिंग राइट दे रहे हैं, इलेक्शन लड़ने का हक दे रहे हैं, मुल्क की बागडोर संभालने का अधिकार दे रहे हैं। मिल सकता है ना किसी को 18 साल के किसी लड़के को या लड़की को इस मुल्क में, तो फिर शादी को क्यों रुकावट है? जमीयत उलमाए हिंद अरशद मदनी ग्रुप ने भी इशारों में मरकजी हुकूमत के फैसले की मजम्मत की है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर इससे नुकसान है तो लोगों को बोलना चाहिए। हर आदमी के घर में लड़कियां हैं। अगर लोग ये समझते हैं कि इनके मसाइल पैदा होंगे तो सबको बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते? मेरे घर में भी है, आपके घर में भी। मैं तो इस मरहले से गुजर गया, लेकिन आपके यहाँ भी होंगी। अगर इतनी पाबंदी की जाए, उनको 21 साल तक रहना ही है, उससे अगर मसाइल पैदा होते हैं तो हर आदमी को बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते हैं? समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने भी हुकूमत के फैसले की मजम्मत की। डॉक्टर बर्क ने कहा कि लड़कियां 14 साल में ही बालिग हो जाती हैं, लिहाजा 21 साल तक इनकी शादी के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। चूंकि हिंदुस्तान गरीब मुल्क है और घर वाले भी चाहते हैं कि वो अपने फरीजे को वक्त पर अंजाम दे लें। वज़ीर की मरकजी काबीना ने 15 दिसंबर को खवातीन के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से 21 साल तक बढ़ाने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। इसके लिए हुकूमत मौजूदा कवानीन में तरमीम करेगी। ख्याल है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से 2020 में इस हवाले से ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि कुव्वत बख्श तग़ज़िये की कमी बेटियों को बचाने के लिए जरूरी है, इनकी शादी मुनासिब वक्त पर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया का वफ्द इन दिनों गुजरात के दौरे पर है। इस वफ्द में सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया के अरकान हनीफ अली, डॉक्टर दरख्शन राबी, कारी मोहम्मद हारून शामिल हैं। वफ्द ने गुजरात वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सज्जाद हीरा से मुलाकात की। इस मौके पर गुजरात वक्फ बोर्ड के सीईओ और अरकान भी मौजूद थे। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया के वफ्द ने गुजरात में वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मालेगांव शहर में कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से 24वें कुल हिंद उर्दू किताब मेले का इनेकाद किया जा रहा है। उर्दू किताब मेले का आगाज़ कल यानी 18 दिसंबर से होगा और ये 26 दिसंबर तक चलेगा। इसकी जानकारी NCPUL के डायरेक्टर शेख अकील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। 10 रोज़ा उर्दू किताब मेला ATT हाई स्कूल और म्यूनसिपल सिटी कॉलेज के वसी मैदान पर होगा। इस किताब मेले में 150 से ज़ायद स्टॉल्स लगाई जाएंगी। पूरे मुल्क से इस किताब मेले में पब्लिशर्स आ रहे हैं।
उर्दू किताब मेले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कौमी मेला हम मालेगांव में कल से लगाने जा रहे हैं कि 7 सालों के बाद सेकेंड टाइम हमने मालेगांव में ये मेला करने का फैसला किया। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो सबसे बड़ी वजह ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मालेगांव एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग उर्दू से जुनून की हद तक मोहब्बत करते हैं और मैं मालेगांव के तमाम मुहिब्बान उर्दू को सैल्यूट करता हूँ। हमारा जो ये मेला है ये कल 10 बजे से शुरू होगा। इसका इनॉग्रेशन मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर सिंह, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं आर सिंह, वो ऑनलाइन इफ्तिताह करेंगे। इस मेले के अंदर यहाँ की तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के अलावा जो यहाँ के MP हैं डॉक्टर सुभाष भामरे साहब, वो भी इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। हमारे पास जो एप्लीकेशंस आए थे स्टॉल के लिए वो 300 से ज़्यादा एप्लीकेशंस थे, लेकिन हमारे पास जगह की कमी थी, इसलिए हमने सिर्फ 163 स्टॉल हम लगा पाए हैं। हम तो ये चाहते थे कि इस मेले के साथ साथ पूरे मालेगांव में ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट करें कि पूरा मालेगांव ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र इस मेले को हमेशा हमेशा याद रखे। हमने सुबह से शाम तक बेशुमार कल्चरल प्रोग्राम भी रखा था, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और ख़वातीन के लिए भी, लेकिन मुझे अफसोस है कि हमें कल्चरल प्रोग्राम्स को ड्रॉप करना पड़ा। इसकी बड़ी वजह यह है कि अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना से लोग काफ़ी डरे हुए हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बच्चे भी, बूढ़े भी, मर्द भी और औरत भी मोबाइल से ज़्यादा उनकी दिलचस्पी किताबों से होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ने गुज़श्ता रोज अपने सबसे बावकार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड का ऐलान किया, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर असगर अब्बास को पेश किया जाएगा। प्रोफेसर असगर अब्बास का शुमार माहिरीन सर सैयद में होता है। वो AMU सर सैयद अकेडमी के साबिक डायरेक्टर भी रह चुके हैं। प्रोफेसर असगर अब्बास इस अवार्ड के मिलने से खुश हैं और उर्दू अकेडमी उत्तर प्रदेश का शुक्रिया अदा करते हुए खुद तस्लीम करते हैं कि ये उनकी ज़िंदगी का पहला अवार्ड है, क्योंकि उन्होंने हमेशा काम पर तवज्जो दी, कभी अवार्ड हासिल करने के लिए काम नहीं किया। प्रोफेसर असगर अब्बास आज भी अपने तहकीक के काम में मसरूफ़ हैं और वो सर सैयद को हिंदुस्तान का पहला दानिश्वर तस्लीम करते हैं, जिन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक लाहेमल मुरत्तब किया। प्रोफेसर असगर अब्बास से बात की हमारे रिपोर्टर मोहम्मद कामरान ने। कि किसी ने एतराफ़ किया, वरना अभी तक मुझे कोई अवार्ड कहीं मिला नहीं था। पहली बार ये अवार्ड मिला है। सर सैयद पे सर आपका बड़ा काम है, किस तरह देखते हैं जो आपकी पुल अदबी खिदमात का एतराफ़ किया गया है, कितना अहम है ये? देखिए, सर सैयद तो मैं ये समझता हूँ कि वो पहले दानिश्वर हैं जिन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए उन्होंने लाए अमल एक दिया है। और उस पर अगर हम लोग चलें तो मेरा ख्याल ये है कि उससे ज़्यादा कोई लीडर या कोई इंटेलेक्चुअल ऐसा नहीं। जितने लोग हैं या तो वो वकील हैं, या जैसे फ़र्ज़ कीजिए अबुल कलाम आज़ाद ही हैं, या मौलाना मोहम्मद अली हैं, ये सब लोग वकील हैं। ये दानिश्वर सिर्फ़ अगर कोई है तो वो सिर्फ सर सैयद है। और उन्होंने और दानिश्वर उसको कहते हैं जो बातें कहे उस पर अमल भी करे और लोगों से, यानी देखिए ना, उन्होंने तहज़ीबुल अख़लाक़ क्यों निकाला था? इसलिए निकाला था कि
जो खराबियां हैं मुआशरे की और समाज की वो दूर हों, और इस सिलसिले में उनको बहुत यानी तरह तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और सब उन्होंने झेला है। इसलिए दानिश्वर वो है जो कहे और उसको करे भी, अमल में भी लाए। वो किया है सर सैयद ने। सर, आज जिस तरह से उर्दू एकेडमी ने आपकी खिदमत का एतराफ़ किया है और आप ये खुद कह रहे हैं कि ये मुझे पहला अवार्ड है, तो क्या मानते हैं आप 2002 में रिटायर हुए, उसके बाद इतना वक्त आपने सर सैयद को पढ़ा, उनके ऊपर रिसर्च की, तो क्या ये वक्त आते आते बड़ी देर लग गई या आपकी खिदमत के एतराफ़ में? वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। इस्लामिया के 2 फैकल्टी अरकान डॉक्टर अब्दुल नसीब खान और डॉक्टर खालिद जावेद को उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी अवार्ड मिला है। दोनों को 1-1 लाख रुपए का इनाम मिला है। डॉक्टर अब्दुल नसीब खान, जो अभी भी शेख उल जामिया के सेक्रेटरी के बतौर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन्हें तर्जुमे का अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर खालिद जावेद प्रोफेसर शोबे उर्दू जामिया मिल्लत इस्लामिया को फिक्शन अवार्ड मिला है। दिल्ली में आज से जश्न अदब की शुरुआत हो गई है। 3 दिनों तक चलने वाले प्रोग्राम में उर्दू अदब, फन, सिनेमा, शायरी से जुड़ी शख्सियात शामिल होंगी। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में प्रोग्राम का शानदार माहौल में इफ्तिताह हुआ। प्रोग्राम में शामिल होने वाले लोगों ने अदब और जश्न अदब को ये कहते हुए ज़रूरी बताया कि इस तरह की पहल नागुज़ीर है। इस मौके पर प्रोग्राम के मुंतज़िम रंजीत सिंह चौहान ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि जश्न अदब को शानदार बनाने की पूरी कोशिश की गई है। दास्तान गोई, शायरी, सिनेमा, बैतबाजी सभी कुछ 3 दिनों तक चलने वाला है। कोविड तो अभी चल रहा है, अब इसके साथ जीना तो सीखना ही होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फिज़िकली कुछ करके, और हमारे जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं जो नहीं आ सकते, वो नहीं, क्योंकि लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन से जाहिर है कि लोग नहीं आ सकते हैं ज़्यादा, तो हमने विद इन दैट लिमिट वी थॉट ऑफ कि हम इसको करें और हम उन लोगों तक पहुँचाएँ। जाहिर है कि ये जश्न अदब का 10वां साल है, 10 फाउंडेशन ईयर है, तो 10 साल हो गए ये काविशें करते करते। जाहिर है कि एक अलग माहौल है, अलग उत्सव है, अलग जो हौसले हैं वो दूसरी तरह के हैं, जज्बात बहुत शामिल हैं इसमें, और जाहिर है कि सफ़र की तजर्बा जो है वो शामिल है। और जी, और कोशिश ये रही कि जो है इन 10 सालों में लोगों को जोड़ा जाए। और पिछले 2 साल में जश्न अदब ने ब्रेक नहीं किया। जश्न अदब ने 2019 में 20 में भी किया, एक विंडो मिली थी, 21 में भी किया, और 21 में दूसरा फेज़ भी कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं इनको कुछ अगर हम अपनी तरफ से मदद कर पाएँ, और एक जो ये वीरानी चारों तरफ शामिल है, छाई हुई है, तारी है, उसको 3 रोज़ा प्रोग्राम है, क्या कुछ खास रहने वाला है? खास वैसे ही जैसे जश्न अदब तो आप आते रहे हैं, जश्न अदब पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सब कुछ है, इसमें क्लासिकल है, म्यूज़िक है, आई मीन गज़ल है, दास्तान गोई है, पैनल्स हैं, थिएटर पर, सिनेमा पर अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, सभी धुरंधर लोग शामिल हो रहे हैं। देखिए, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर ये हमेशा ज़रूरी है। वबाएँ आती हैं, जाती हैं, उन वबाओं से छोड़ के अगर हम इसी को बोल देंगे ये तो ज़िंदगी है ना हमारी। आप बहुत दुखी होते हैं तो क्या करते हैं? म्यूजिक सुनते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं। कोविड में भी सब वही करते हैं। आप अब यहाँ इकट्ठे होकर कर रहे हैं, वहाँ आप इंडिविजुअल करते हैं। तो कोविड है, एहतियात बरती जानी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, लेकिन ये सिलसिला तो एहतियात से चलना चाहिए, क्योंकि यही लाइफ है। जैसा कि मैंने बताया कि आज के ज़माने में तो जश्न अदब की और भी ज़्यादा ज़रूरत है, चूँकि हम लोग न कि मुख्तलिफ माहौल से गुज़र रहे हैं, टेक्निकल दौर से गुज़र रहे हैं, जहाँ आप कुछ किसी चीज़ को अगर आप पसंद लगती है तो वाह वाह क्या खूब, वो ना करके वाह कर देते। आप अच्छा इजहार अगर करना है तो OMG कर देते हैं। तो ये अदब कहाँ रहा हमारा? तो ऐसे माहौल में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने पुराने माहौल से में जुड़ जाएं। ख़ास के इंडिया तो मशहूर रहा, इंडिया का तो तहज़ीब, इंडिया की तमद्दुन, हमारी सभ्यता, हम लोगों ने बहुत पहले कहा था हमारे इसमें कि वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, और ये लोग नहीं मानते थे। वर्ल्ड फैमिली कहाँ हो सकती? ये कोरोना ने दिखा दिया कि वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। तो ये हमारी सभ्यता का निचोड़ है, और वो ज़रूरी है। जश्न अदब हमें बड़ी खुशी है कि वो एग्जैक्टली वही काम कर रही है कि लोगों को हमारे तहजीब से, कल्चर से, आर्ट से, सभ्यता से।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू जबान को नजरअंदाज किए जाने की खबर न्यूज 18 उर्दू पर दिखाए जाने का असर देखने को मिला है। इस मामले में एएमयू वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसमें प्रोफेसर शाफिक क़ुदवाई, प्रोफेसर सैयद सिराज अजमली और शोबे उर्दू एएमयू के चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद अली जौहर को शामिल किया गया। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों एएमयू कैंपस में उर्दू को नजरअंदाज किए जाने और गलत लिखे जाने की खबर न्यूज 18 उर्दू मंजर आम पर लाया था। एएमयू के तर्जुमान शाफिक क़ुदवाई ने बताया कि गुज़श्ता दिनों एएमयू में हुई तज़ीनकारी के सबब कुछ जगहों से उर्दू छूट गई थी और कुछ जगह पर गलत लिखी गई। इस ताल्लुक से खबरें मंजर आम पर आने के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इसको संजीदगी से लेते हुए ये कमेटी बनाई है। उन्होंने कहा कि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है और हमारी तहजीबी विरासत इसी ज़बान में मौजूद है। इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। ऐसा लगा कि कहीं कहीं उर्दू के जो सही जो है उसका इमला नहीं लिखा गया और ये निशानदेही की गई कि कई जगह उर्दू छूट गई है या ना दानिस्ता तौर पर उर्दू के जो इमला है उसका लिहाज नहीं रखा गया, सही इमला क्या है। तो उसके लिए ज़ाहिर उर्दू हमारी तहजीबी ज़बान है और उर्दू की सब बका के लिए हम लोग सब कोशा हैं। वाइस चांसलर साहब ने भी अपनी कमेटी बनाई हुई कहा कि उर्दू जो है हमारी तहजीब की ज़बान है, हमारे कल्चर की ज़बान है। उसका जो ट्रेडिशन, जो हमारा ट्रेडिशनल सरमाया है, तारीख़ी और तहजीबी वर्सा इसी ज़बान में महफूज है। तो उसको ज़ाहिर इसको तहफ़्फ़ुज़ देने की, इसको फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। ये जो गलतियाँ दानिस्ता तौर पर हो गई, इसके इज़ाले के लिए मेरठ की सोतेगंज मोटर पार्ट्स बाजार कारोबारियों के खिलाफ पुलिस की मुहिम मुसलसल जारी है। दफा 91 के नोटिस तामील के साथ अब कारोबारियों के खिलाफ सदर थाना पुलिस ने खुरकी की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जिन कारोबारियों पर चोरी की गाड़ियों को काटने और पार्ट्स बेचने के मामलों में मुकदमे दर्ज हैं, उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए खुरकी की कार्रवाई की जा रही है। वहीं जमीयत उलमा हिंद के मकामी जिम्मेदारान का कहना है कि हुकूमत के इशारे पर मखसूस तबके को निशाना बनाया जा रहा है। सीआरपीसी के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें उनके दुकान पे मौजूद इन्वेंटरी स्टॉक्स की समग्र सूची और उनके बारे में सूचना मांगी गई है कि कहां से ये मिली। दूसरी नोटिस दी गई है 149 सीआरपीसी में, जिसमें जो भी उनके दुकान और संपत्ति है उससे संबंधित स्वामित्व का, किराएदारी का, लीज का या बैनामा कोई भी जो संबंधित दस्तावेज है, जिससे ये पता चलेगा कि ये संपत्ति आखिर किसकी है और कौन इस पे व्यापार कर रहा है। ये 2 नोटिस मांगी गई हैं ताकि भविष्य में इस इलाके में, इस बाजार में होने वाले संज्ञेय अपराध को रोका जा सके। टारगेट सोतीगंज को सिर्फ इसलिए बनाया कि सोतीगंज के लोगों की मेयार जिंदगी, वहाँ के कारोबार से, रोजगार से वो मेयार जिंदगी बुलंद हुई है। तालीमी मैदान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब देखिए क्रिप्टो की समझ।